प्रभात प्रिय बच्चों, आज हम 6वां पाठ कक्षा 9वीं का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रेखाएं तथा कोण। सबसे पहले हम इस पाठ में आने वाली कुछ परिभाषाएं और कुछ आधारभूत चीज़ों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली परिभाषा बेटे इधर है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? देखिए, हमने 5वां पाठ, इससे पहले वाला जो पाठ है उसका नाम 5वां पाठ है, यूक्लिड की ज्यामिति। उसमें हम इन सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सीख चुके हैं कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं। चलिए एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बिंदु क्या होता है। बिंदु हम जानते हैं क्या होता है और उसको कैसे कागज़ पे प्रस्तुत करते हैं वो भी जानते हैं। पेंसिल से आप एक पेज पर डॉट लगा दें तो एक बिंदु कहलाता है। पेपर पे अगर हम एक डॉट लगा दें तो वो क्या कहलाता है? एक बिंदु कहलाता है। जैसे इस बिंदु का हम नाम देते हैं बिंदु ए, इसको हम बिंदु ए कह देते हैं। ठीक है ना। बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। 5वें पार्ट में हम ये भी सीख चुके हैं। अब हमने 5वें पार्ट पे एक चीज़ और सीखी थी, क्या कि दो बिंदुओं, अगर हमें कोई दो बिंदु दिए गए हैं, जैसे एक ए बिंदु ले लिया और एक ले लिया बी बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं से होकर एक सीधी रेखा गुजर सकती है। तो ये रेखा की परिभाषा हुई। रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदु दिए हों तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली एक सीधी रेखा हमें मिलती है। अब एक चीज़ और लिखी हुई है कि रेखा बिंदुओं का वह समूह होता है जिसका केवल लंबाई होती है तथा चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। ये रेखा वह चीज़ होती है, रेखा बनी किसकी होती है? बिंदुओं की। बिंदुओं का वह समूह जिसकी केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो। रेखा को हम एक शार्प पेंसिल लेके पेज पर, पृष्ठ पर फुटे की मदद से बनाते हैं। देखो, जैसे नीचे मैंने दिखाया हुआ है कि मेरे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं से मैंने एक सीधी रेखा गुजारी हुई है। देखो, इस रेखा के दोनों तरफ तीर कमान का निशान दिख रहा है आपको? एरो का निशान दिख रहा है ना बेटा? ये एरो का निशान हमें ये बताता है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसको दोनों दिशा में जितना मर्जी हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखो, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं इसको जितना मर्जी, और इस तरफ भी हम इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। ये तीर कमान का निशान हमें ये दिखाता है कि रेखा को हम दोनों और जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं। अगली बात कि इस रेखा का नाम कैसे लिखते हैं। देखो, रेखा का नाम कैसे लिखते हैं? देखो, ये ए बी बिंदु से गुजर रही है तो ए बी लिख दो। ए बी लिख दिया हमने, ए बी लिख दिया, और उसके ऊपर आपने फिर एरो मार्क का निशान डाल देना है ऐसे, और दोनों तरफ तीर कमान का निशान डालना। ये रेखा को हम, परंपरागत तरीका है रेखा को लिखने का। लेकिन यहाँ पे इस कक्षा में हम इस तरह का निशान नहीं डालेंगे, हम सीधा लिख देंगे रेखा ए बी, रेखा ए बी या रेखा एल। देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अंग्रेजी का अक्षर लिया हुआ है एल, रेखा के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको रेखा ए बी लिखने के बजाय रेखा लिख सकते हैं, रेखा एल भी लिख सकते हैं। आगे है हमारे पास रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखाखंड किसे कहते हैं? तो देखो, रेखाखंड और नीचे एक परिभाषा है किरण, ये दोनों ही रेखा का ही भाग होती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेखाखंड किसे कहते हैं। देखो, रेखाखंड एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ ए अंत बिंदु दिया हुआ है और
बी एक अंत बिंदु दिया हुआ है, एक ए अंत बिंदु है और एक बी अंत बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि रेखाखंड को हम ए से आगे नहीं बढ़ा सकते और बी से आगे नहीं बढ़ा सकते, ये दोनों इसके अंत बिंदु हैं। तो आप ऐसे कह सकते हैं रेखाखंड ऐसी रेखा होती है इसके दो अंत बिंदु हों, इसको दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसकी एक निश्चित लंबाई होती है, एक ए बिंदु और एक बी बिंदु, इन दोनों को मिला दें तो ये एक रेखाखंड बन जाएगा। ठीक है ना। रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या है कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसको दोनों तरफ जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है, इसको नापा भी नहीं जा सकता पुट्टे की मदद से, क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है, जितना मर्जी बढ़ा देगा कोई। लेकिन रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, मतलब इसको दोनों तरफ बढ़ाया नहीं जा सकता, ना बी से आगे ना ए से पीछे। ठीक है। और इसको पुट्टे से हम माप सकते हैं कि इसकी एक निश्चित लंबाई होती है। ए बी रेखाखंड को यहाँ बटे सिंपल, यहाँ पे कोई ए बी नाम लिख के उसके ऊपर कोई तीर कमान का निशान नहीं डालना, बस ए बी। ठीक है। या रेखाखंड ए बी लिख देते हैं, इसके ऊपर कोई निशान नहीं डालना। अगली हमारे पास परिभाषा है किरण किसे कहते हैं। किरण पे आ जाते हैं। देखो बेटे, रेखाखंड और किरण दोनों ही एक रेखा का भाग होते हैं। ठीक है। तो किरण भी रेखा का भाग ही है, किरण भी रेखा का एक भाग है। ठीक है। जिसका एक अंत बिंदु होता है, मतलब एक तरफ से ये नहीं बढ़ाई जा सकती, दूसरी तरफ जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हो। जैसे नीचे मैंने एक किरण ए बी बनाई है, तो ए एक इसका अंत बिंदु है और दूसरा अंत बिंदु नहीं है, दूसरी तरफ से आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो बी की ओर से। आगे तीर कमान का निशान डाला हुआ है ना, जितना मर्जी बढ़ाया जा सकता है। वैसे ही नीचे वाली रेखाखंड देखो, इस तरफ वाला बिंदु अगर मैं इसको सी नाम दे दूं और इसको डी नाम दे दूं, तो इस रेखा का एक अंत बिंदु है सी, एक ही अंत बिंदु है वो है सी, और डी से इसका कोई अंत नहीं है, डी से आप इसको जितना मर्जी बढ़ा सकते हो। जैसे सूरज से किरणें आती है ना, बल्ब से, ट्यूब से लाइट की किरणें आती हैं, तो उनको किरण कहते हैं, क्योंकि बल्ब, ट्यूबलाइट या सूरज उनका एक अंत बिंदु होता है, उधर से वो किरणें बाहर निकलती है। उसकी ना तो रेखाखंड कहते हैं ना ही हम रेखा कहते हैं, उसको किरण कहते हैं, क्योंकि वो जिस बिंदु से, जिस चीज़ से निकल रही है वो उनका अंत बिंदु होता है, उधर से आगे की तरफ जितनी मर्जी दूर तक जाती है। तो ये है तीनों रेखा, रेखाखंड और किरण की परिभाषा। देखो, रेखाखंड और किरण रेखा का ही भाग है। अगर हमने एक सीधी रेखा खींची है और दोनों तरफ तीर कमान का निशान है तो ये रेखा कहलाएगी, इसको दोनों तरफ जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं हम लोग। अगर एक दो बिंदु निश्चित है, ना इधर बढ़ा सकते हैं ना उधर बढ़ा सकते हैं, इन दो निश्चित बिंदुओं के बीच जो हम रेखाखंड बनाएंगे, अंत बिंदुओं के बीच, उनको रेखाखंड बोलेंगे। किरण क्या होती है, एक अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ इसको जितना मर्जी हम बढ़ा सकते हैं, ये किरण है, ये किरण है, ये रेखा है और ये रेखाखंड है। आई थिंक आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास कोण। आगे है हमारे पास कोण, सॉरी, आगे हमारे पास परिभाषा है सारेख बिंदु। सारेख बिंदु क्या होते हैं? सारेख बिंदु और असारेख बिंदु। बेटे, अगर मैं आपको तीन बिंदु दे दूं, तीन या तीन से ज़्यादा बिंदु, दो बिंदु से तो हम जानते हैं कि एक रेखा गुजर सकती है, एक और एक ही रेखा गुजर सकती है दो बिंदुओं से, दो बिंदुओं के बारे में पता है। अगर मैं तीन बिंदु दे दूं तो हो सकता है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ जाए, हो सकता है ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर ना आए। जैसे यहाँ पे आपको चित्र में दिखा रखा है कि मेरे पास यहाँ पे तीन बिंदु हैं, P, Q और R, P, Q और R। ये तीन बिंदु दिख रहे होंगे आपको, P, Q और R। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ गए हैं। तो ऐसे तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उनको बोलते हैं संरेख बिंदु। उनको क्या बोलते हैं? संरेख। जैसे नाम जा रहा है, सा रे, संरेख बिंदु। रेख मतलब रेखा, सा जो एक ही रेखा पर हो। तीन
या 3 से ज़्यादा बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उनको हम क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। ठीक है। और अगर 3 बिंदु, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित ना हो तो उनको बोलते हैं असंरेख बिंदु। 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु। देखो ये एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, ए बी एक रेखा पर स्थित है और बी सी एक और अलग रेखा पर स्थित है, इसलिए ये असंरेख बिंदु है ए बी सी। 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों उन्हें हम बोलते हैं संरेख बिंदु। 3 बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है उनको बोलते हैं असंरेख बिंदु। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें इतनी मुश्किल तो बात है नहीं, है ना। अच्छा, 2 बिंदु क्यों नहीं बोला गया? 3 या 3 से अधिक क्यों बोले हमने? क्योंकि बच्चे, मैंने अभी भी बताया कि 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा होती है, केवल एक और एक रेखा होती है। 5वें पाठ में हम सीख चुके हैं कि 2 बिंदुओं से एक और एक रेखा गुजर सकती है। तो 2 बिंदु तो हमेशा ही एक रेखा पे होते हैं, लेकिन 3 हो फिर हो सकता है वो एक बिंदु पे हो सकता है वो एक बिंदु पे ना हो। अगर तो वो एक ही बिंदु पे है तो उनको संरेख बोलेंगे। अगर वो एक बिंदु पे नहीं, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हो गए तो उनको हम संरेख बिंदु बोलेंगे। अगर वो तीनों एक ही बिंदु पे एक ही रेखा पे स्थित नहीं है तो उनको हम असंरेख बिंदु बोलेंगे। ठीक है, 3 बिंदुओं के लिए क्या समस्या हो सकता है कि वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे आ जाए तो उनको संरेख बिंदु बोलेंगे, और अगर वो तीनों बिंदु एक ही रेखा पे नहीं आए तो उनको असंरेख बिंदु बोलेंगे। सिंपल। आगे चलते हैं, 5वीं परिभाषा हमारे पास कोण। कोण, कोण किसे कहते हैं? आपने बचपन में पढ़ा है कोणों के बारे में। कोण किसे कहते हैं? बेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ से कोण, क्योंकि यहाँ से ही इस चैप्टर का नाम रेखा और कोण है। तो कोण किसे कहते हैं? क्या लिखा गया, परिभाषा पढ़ते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, जब 2 किरणें एक ही बिंदु से आरंभ हों या एक ही बिंदु पे आके एक ही बिंदु से आरंभ हों तो उन दोनों किरणों के बीच में एक कोण बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोण। जब 2 किरणें एक ही अंत बिंदु से आरंभ होती हैं, तो हमने पढ़ा ना किरण का एक अंत बिंदु होता है ना। तो अगर 2 किरणों का एक साझा अंत बिंदु है या वो एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण को, ठीक है, तो क्या बनता है? एक कोण बनता है। जैसे एक किरण मैंने यहाँ चला दी और एक किरण मैंने यहाँ चला दी। देखो इन दोनों किरणों की क्या खास बात है कि इन दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु है। ये वाला दोनों एक ही अंत बिंदु से शुरू हो रही है। इसको हम ओ नाम देते हैं, एक ओ, और इसको नाम देते हैं बी। ये ओ बी किरण है, इसका अंत बिंदु भी ओ है, और एक ओ ए किरण है, इसका अंत बिंदु भी ओ ही है। तो इन दोनों किरणों का एक साझा बिंदु मिल गया ओ। ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों किरणों का एक ही अंत बिंदु है ओ, तो इनके बीच में देखो ओ ए और ओ बी, ये 2 किरणें हैं जो एक ही बिंदु ओ से गुजर रही हैं या ओ से शुरू हो रही हैं। तो ये जो चीज़ बन गई ओ बी से ओ ए, इसको बोलते हैं कोण। कोण को हमेशा घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में मापा जाता है। ओ ए से ओ बी नहीं, ओ बी तक नहीं मापेंगे, ओ बी से ओ ए तक मापेंगे। कोण बनते बेटे आपने बहुत जगह देखा है, जैसे घड़ी की सुइयाँ के बीच में कोण बनता है ना। और कहीं जगह, बहुत जगह देखा होगा आपने कोण बनता होगा, और बहुत अलग अलग तरीके के कोण देखे होंगे बनते हुए। तो बेटे कोण को हमेशा हमने घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में मापना है, इस तरफ ऐसे। अब कोण की ये जो बिंदु ओ है, जो साझा 2 किरणों का साझा अंत बिंदु है, इसको हम शीर्ष कहते हैं। कोण का शीर्ष, ये शीर्ष है, शीर्ष, इसको हम कोण का शीर्ष कहते हैं। ठीक है। और ये जो ओ बी किरण है और ये जो ओ ए किरण है, इसको हम कोण की भुजाएं कहते हैं। तो कोण की 2 भुजाएं होती हैं, जो 2 किरणें जिनसे वो बना होता है, और जिस बिंदु पे कोण बन रहा होता है या जो 2 किरणों का अंत बिंदु होता है उसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है।
अब एक बहुत बड़ी समस्या आती है, बच्चे बड़ी से बड़ी क्लास में हो जाते हैं लेकिन इनको कोन का नाम लिखना नहीं आता। ठीक है बेटे, तो कोन का नाम देखो कैसे लिखते हैं। अब ये जो कोन तो बन गया, इसका नाम कैसे लिखें? तो बेटे कोन का एक सिंबल है, चिन्ह है इस तरह का, वी की तरह। ये कोन का सिंबल है। पूरा कोन हिंदी में लिखने के बजाय अगर हम ये निशान डाल दें तो मतलब हम कोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कोन बन रहा है इसका नाम क्या, कैसे लिखें? इसको देखो नाम कैसे लिखते हैं। जिस शीर्ष पर, जो उसका शीर्ष है ना कोन का, वो हमेशा बीच में रहेगा, और जो भुजाएं किसी को भी आगे लिख सकते हो, किसी को भी पीछे। तो इसका नाम बन जाएगा, देखो कौन से शीर्ष पे बन रहा है, ओ पर, तो इसका नाम बन गया ए ओ बी। ओ को हमेशा बीच में रखना, जिस जिस भी शीर्ष पे कोन बन रहा है उसको बीच में रखना है। तो इसका नाम बन गया ए ओ बी। क्या इसका कोई और नाम लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, इसका एक और नाम बन सकता है। क्या? मैंने अभी क्या बताया, शीर्ष को बीच में रखना है और जब भुजाएं उसको आगे पीछे जहाँ मर्जी लिख सकते हो। बी ओ ए, इसका नाम हम बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ओ ए बी, बी ओ ए, ये एक ही कोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे चित्र में दिखाया हुआ है, ये एक ही कोण को प्रस्तुत कर रहे हैं। जो चित्र में दिखाया गया उस कोण का नाम ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं। ओ को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ओ को हमेशा बीच में लिखना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, जो कोण बन रहा है उसको अंग्रेजी के वर्णमाला से हम नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे छोटा ए लिखा हुआ है, तो इसका एक नाम और बन गया कोण ए। इसको हम छोटे रूप में कोण ए भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम किसी कोण का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोण बना दिया, ये इसका शीर्ष मैंने पी ले लिया, पी क्यू आर। तो इस कोण का नाम अगर मैं पूछूं क्या होगा, तो इस कोण का नाम क्या होगा, क्यू पी आर। या कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को, मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर पी क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं आर पी क्यू। अगर मैं इसको नाम दे दूँ एक्स, तो ये बन जाएगा कोण एक्स। इस प्रकार हम कोण का नाम लिखते हैं। ठीक है बच्चे, अब अगली समस्या आती है। देखो अगर मैंने आपको एक रेखाखंड दिया है, उसको तो आप माप सकते हो फुटे की मदद से, है ना। एक सिरे पे 0 रखते हैं और दूसरा सिरा जहाँ तक जाता है वो उसकी लंबाई कहलाती है। अगर मैं पूछूं अब कोण किससे मापोगे, क्या कोण को मापने के लिए भी कोई चीज़ होती है? क्या कोण को मापा जा सकता है? बिल्कुल मापा जा सकता है। हर कोण का एक माप होता है, ये मापने वाली चीज़ है। हर एक कोण का एक माप होता है। अब इसको मापेंगे किससे? आपने छोटे कक्षा से बेटा आप नापते आ रहे हो कोणों को, बताओ किससे मापते हैं? चलो, वैसे तो मैं अब आपको देख नहीं पा रहा, आपसे कैसे प्रश्न पूछूं। तो कोण को कैसे मापते हैं बच्चे? डी द्वारा। डी अंग्रेजी में इसको डी या प्रोटेक्टर कहते हैं। ऐसे डी इस तरह की होती है, देखो ऐसे डी या प्रोटेक्टर ऐसे। यहाँ पे शून्य होता है, सॉरी यहाँ पे एक बिंदु होता है। इस लाइन को उस कोण के आधार के साथ हमें मिलाना होता है। ये 0 होता है, 0 यहाँ पे 0 होता है। यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पे 90 होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है। ये स्केल उल्टा भी चलता है, इधर से 0 1 2 3 ऐसे। जैसे पुटे पे होता है वैसे ही बिल्कुल डी होता है। डी या प्रोटेक्टर, हिंदी में इसको चांदा कहते हैं। इससे हम कोण को मापते हैं। हर कोण का एक ना कुछ माप होता है। इसको हम चांदे द्वारा या डी द्वारा माप सकते हैं। छोटे बचपन में आपको आपके टीचर्स ने माप के दिखाया होगा या आपने खुद भी मापा होगा कोणों को। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कोण क्या होता है, कोण का माप, कोण का नाम कैसे लिखते हैं, उसको मापा किससे जाता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, कोणों का प्रकार। अब आ गया हमारे पास कोणों का प्रकार। अभी मैंने बोला ना कोण को हम माप सकते हैं, तो उनके माप के आधार पर हमने कोणों को अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो सबसे पहला है न्यून कोण। कोणों के प्रकार में सबसे पहला है न्यून कोण। किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? सॉरी, न्यून कोण हम किसे कहते हैं? देखो बेटा, अभी मैंने बताया कि कोण को आप माप सकते हैं,
तो वह कोण जिसका माप जीरो जीरो डिग्री, डिग्री जो होता है वो कोण के मापने की इकाई है। जैसे लंबाई को सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में मापते हैं ना, वैसे कोण को मापने की इकाई है डिग्री। बड़ी क्लासों में जाके पढ़ेंगे, डिग्री से छोटी इकाई जो होती है उसको मिनट कहते हैं, और मिनट से छोटी इकाई को हम सेकंड बोलते हैं। चलो वो तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल अभी के लिए अब जानना है कि कोण को मापने की इकाई डिग्री होती है। डिग्री हम कोई भी अक्षर लिख के उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री। तो न्यून कोण वो होता है जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। जैसे 60 का कोण, 70 का कोण, अगर किसी कोण का माप 70 है तो वो न्यून कोण है। आगे है समकोण। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोण है समकोण। बहुत जगह आपने देखा भी होगा रियल लाइफ में भी, दरवाज़ों की जो दो हिंजेस होती हैं उनके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है। तो बहुत जगह देखा होगा। किताब का जो सिरा है, एक जो पेपर का सिरा देख लो, एक वहाँ पे दो रेखाखंड होती हैं, उनके बीच में जो कोण बन रहा होता है वो भी 90 डिग्री का होता है। तो समकोण वह कोण होता है जिसका माप पूरा पूरा 90 डिग्री के बराबर हो। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, आपको चित्र में देख रहे होगे आप, ठीक है। और जब भी 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो एल शेप में बनेगा, ऐसे एल शेप में। इसलिए जहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ पे हम कोण का निशान इस तरीके से नहीं डालते, ऐसे डाल देते हैं, क्योंकि एल शेप में बनता है ऐसे। तो कहीं पे भी अगर इस तरह का निशान डाला हुआ है तो मतलब वहाँ पे कितने का कोण बन रहा है, समकोण, 90 डिग्री का कोण। अगर किसी कोण का माप 90 डिग्री है तो वो समकोण कहलाता है। ये भी समकोण है, देखो ऐसे 90 डिग्री का कोण। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा वहाँ एल शेप बन जाती है। आगे चलते हैं अधिक कोण। ये सब बेटा आपने किया होगा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अधिक कोण, अधिक कोण वह कोण होता है जिसका माप 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसको बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण थोड़ा हमेशा इस तरह से बनता नज़र आएगा। देखो यहाँ तक 90 हो गया, ये 90 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऐसे जैसे 130 डिग्री का कोण, 110 डिग्री का कोण, 140, 150, ये सब क्या कहलाते हैं, अधिक कोण। देखो यहाँ तक 90 हो गया, ये थोड़ा 90 से ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद बारी आती है ऋजु कोण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको ध्यान से समझेंगे। ऋजु कोण 180 तक। ऋजु कोण या सरल कोण, ऋजु कोण या सरल कोण वह कोण होते हैं जिनका माप पूरा पूरा 180 डिग्री का हो, उसको बोलते हैं ऋजु कोण या सरल कोण। जिनका माप पूरा 180 डिग्री का हो उनको क्या बोलते हैं, ऋजु कोण या सरल कोण। देखो यहाँ पे बेटा एक बड़ी अच्छी बात आपको देखने को मिलेगी कि ऋजु कोण की जो दो भुजाएं हैं उनको आप जरा ध्यान से देखिए। ऋजु कोण की जो दो भुजाएं हैं उनको ध्यान से देखें। देखो एक भुजा ऐसे इधर जा रही है और एक भुजा इस तरफ आ रही है। इन दोनों भुजाओं को जरा ध्यान से देखें। ये दोनों भुजाएं जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, बिल्कुल विपरीत है ना। मतलब ये दोनों मिलकर एक सीधी रेखा बना रही हैं। ये दोनों मिलकर एक क्या बना रही हैं, सीधी रेखा। देखो जरा ध्यान से, एक ये वाली और एक ये वाली भुजा। हर कोण की दो भुजाएं होती हैं और एक शीर्ष होता है ना। तो इनका शीर्ष, तो ये रहा, ये बिंदु इनका शीर्ष है, ये बिंदु उसका शीर्ष है मान लिया। तो एक भुजा इस तरफ जाएगी और एक भुजा बिल्कुल इसके विपरीत होगी। तो मतलब ये दोनों भुजाएं मिलकर त्रजु कोण या ऋजु कोण या सरल कोण की दोनों भुजाएं मिलकर एक सीधी रेखा बनाती हैं। देखो रेखा बनी ना, ये एक इसकी एक भुजा थी, एक किरण थी, एक ये किरण थी, तो दोनों किरणों ने मिलकर एक रेखा बना दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एनालाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके लिए ज़रूरी है कि ऋजु कोण की दोनों भुजाएं मिलकर एक सीधा कोण बनाती है, सॉरी एक सीधी रेखा बनाती है। तो जो भी अगर आप पूछे सीधी रेखा का जो कोण बनाती है उसका माप क्या होगा, उसका माप 180 डिग्री होगा, उसको हम ऋजु कोण या सरल कोण बोलेंगे। अगर आगे चलते हैं, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, आगे जो चीज़ है हमारे पास वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बारी आती है प्रतिवर्ती कोण। ये आपके लिए बिल्कुल नया कोण है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, देखो 180 तक पहुंच गए थे,
बस जिसका माप 180 से ज़्यादा हो या 360 से कम हो। ऐसा कोण जिसका माप 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिवर्ती कोण। देखो यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे कि ये जो कोण बना है वो कैसा कोण है? ये प्रतिवर्ती कोण। अब यहाँ पे बेटे आप कंफ्यूज हो गए बहुत ज़्यादा। देखो मैंने यहाँ पे दो कोण बनते नज़र आ रहे हैं आपको, एक अंदर की तरफ एक आपको कोण ये अंदर की तरफ बनता नजर आ रहा है और एक बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ। देखो हर कोण में ऐसे होता है, एक अंदर की तरफ कोण बनता है, एक बाहर की तरफ। जिसका माप 180 से ज़्यादा हो जिस कोण का माप और 360 से कम हो उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। उस कोण का प्रतिवर्ती कोण। जैसे यहाँ पे कोण टी दिखाया गया, मैं अंदर वाले कोण को नहीं लिखा, बाहर वाले कोण को लिखा है। ठीक है बच्चे, तो इसको बोलेंगे प्रतिवर्ती कोण क्योंकि इसका माप 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है। बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? देखो अगर मैं इसकी इस भुजा, इस कोण की इस भुजा को पीछे की तरफ खींच लूँ थोड़ा सा, तो देखो हम जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक 180 है। अभी बताया था कि अगर किसी दो कोण की भुजाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाएं तो वो सरल कोण बनाती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 180 हो गया, ये 180 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये पूरा कोण 180 से ज़्यादा है। इसलिए जो भी कोण 180 से ज़्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और आपने बड़े ध्यान से सीखनी है। अगर मैं इस कोण को नाम दे दूँ, इस बिंदु, चलो मैं यहाँ अलग से बना देता हूँ। ये देखो मैंने एक कोण बनाया, इसके शीर्ष को नाम देते हैं O, इसको A ले लेते हैं, इसको B। ठीक है, तो यहाँ प्रतिवर्ती कोण बाहर वाला होगा। बोलोगे सर इसको नाम क्या दे? इसका नाम आपने तो सिखाया अभी, AOB लिख सकते हैं या BOA लिख सकते हैं। नहीं बच्चे, AOB जो है वो अंदर वाले कोण का नाम है, इस वाले कोण का नाम है AOB, या BOA वो अंदर वाले कोण का नाम है, अंदर वाले कोण का नाम है। तो इस कोण का नाम कैसे लिखे? अब हम क्या करें? हम इस कोण का नाम लिखने के लिए कैसे लिखें? हमें कैसे पता चलेगा कि हम प्रतिवर्ती कोण की बात कर रहे हैं? तो बेटा जब AOB बोलोगे तो अंदर वाला कोण है, या BOA बोलेंगे तो ये अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं, बाहर वाले की नहीं। जब भी हमें प्रतिवर्ती कोण लिखना होगा तो उसके आगे लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण AOB, ऐसे लिखा जाएगा आगे। अगर AOB लिखा है तो मतलब हम अंदर वाले कोण की बात कर रहे हैं, या BOA लिखा है तो यानी हम अंदर वाले कोण, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। ये बाहर वाले कोण को लिखने के लिए हमेशा ऐसे लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण AOB, प्रतिवर्ती कोण AOB। ठीक है, समझ आ गया? बाहर वाले कोण को लिखने के लिए, मतलब जो प्रतिवर्ती कोण है, जब भी प्रतिवर्ती कोण लिखना होगा तो उसके आगे वर्ड जरूर लिखा जाएगा, प्रतिवर्ती कोण। अब देखो अंदर वाले कोण और इसके प्रतिवर्ती कोण में एक संबंध है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट संबंध है, ये आपने याद रखना है, इसके ऊपर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए ये O है, ये A है, ये B है मान लेते हैं। तो ये अंदर वाला कोण बन गया AOB, और ये बाहर वाला जो कोण है इसका नाम है प्रतिवर्ती कोण AOB। तो इन दोनों में बेटा एक संबंध होता है कि कोण AOB प्लस प्रतिवर्ती कोण AOB, इसको याद रखना है, प्रतिवर्ती कोण AOB, इनका योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के, 360 डिग्री के। इनका योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। कोण और इसके प्रतिवर्ती कोण, इन दोनों का योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। इसको याद रखना है आपने। कोई भी कोण और उसके प्रतिवर्ती कोण, कोण AOB प्लस प्रतिवर्ती कोण, जो इसका प्रतिवर्ती कोण है बाहर वाला
ए ओ बी, इनका योगफल हमेशा किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के। 360 डिग्री, इसको याद रखना। अगर हमें प्रतिवर्ती कोण दिया हुआ तो जिस कोण का ये प्रतिवर्ती है वो मिल जाएगा, अगर कोण दिया हुआ है उसका प्रतिवर्ती पूछा हुआ है तब भी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं अगर कोई कोण 110 डिग्री का है तो बताओ इसका प्रतिवर्ती कोण कितने का होगा? तो 360 में से 110 निकाल दिए तो कितने बच गए? 250 डिग्री का। अगर मैं पूछूं कोई कोण 70 डिग्री का है तो उसका प्रतिवर्ती कोण कैसा होगा? तो 360 में से 70 घटा दो, कितना बच गया? 0। 16 में से 7 चले गए, कितने रह गए? 9, 290 डिग्री का। तो इस संबंध का किसी कोण और उसके प्रतिवर्ती कोण के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध से हम छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कभी प्रतिवर्ती कोण दे देंगे, पूछेंगे जिसका प्रतिवर्ती कोण है उसका माप बताओ। जैसे किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण 270 डिग्री का है तो बताओ वह कोण कैसा होगा? तो उसके किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण 270 डिग्री है और मैं बोलूँ बताओ वह कोण क्या होगा, तो पहले वह कोण निकालते हैं। करना क्या होगा? 360 में से 270 को माइनस कर देना, बच गया 90। तो 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो समकोण का प्रतिवर्ती कोण 270 डिग्री का होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो थे बेटे आपके पास कोण और कोणों के प्रकार। अब आगे है कोणों का युग्म। अब एक एक युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब एक कोण नहीं, दो दो कोण लेंगे। इससे सबसे पहले है पूरक कोण। तो ये तो बहुत आसान है, पूरक कोण आप जानते हो क्या होता है, बचपन में पढ़ा है आपने। पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री प्राप्त हो, ऐसे दो कोणों को हम बोलते हैं पूरक कोण। जैसे 20 और 70, 30 और 60, 45 और 45, तो ये क्या है? पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त हो उनको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण। जैसे 20 और 70, 30 और 60, 45 और 45। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 20 का पूरक 70 है, वैसे 70 का पूरक 20 है, क्योंकि 70 में 20 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है और कुछ जोड़ने और कुछ नहीं। वैसे 45 का पूरक 45 ही है, क्योंकि 45 में 45 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है। अगर मैं पूछूँ 30 का पूरक क्या है? 30 का पूरक होगा 60, क्योंकि 30 में 60 जोड़ने पर 90 प्राप्त होता है। वैसे 90 का पूरक क्या होगा? 90 का पूरक होगा 0। वैसे मैं पूछूं अगर 50 का पूरक क्या होगा, तो 50 में क्या जोड़ेंगे 90 मिले? 40। तो 40 50 का पूरक होगा। वैसे 40 का पूरक क्या होगा? 50। तो 40 में 50 जोड़ने पर 90 मिलता है। वैसे संपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 के बराबर हो, पूरक 90 के बराबर हो, समपूरक 180 के बराबर, जिसका नाम बड़ा उसका योग भी बड़ा। पूरक यहाँ छोटा नाम था, समपूरक नाम बड़ा हो गया, सा और आ गया। तो संपूरक मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री मिले, उनको बोलते हैं संपूरक कोण। ठीक है, तो जैसे 70 और 110, 150 और 30, 90 का संपूरक, 90 में क्या जोड़ेंगे? 180 मिले, 90 में 90 जोड़ने पर ही 180 मिलता है, तो 90 का संपूरक 90 ही होगा। तो वैसे अगर मैं पूछूं 110 का संपूरक क्या होगा? 110 में क्या जोड़ेंगे? 180 मिले 70। ठीक है, आगे बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया है, आसन कोण किन्हें कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे आसन कोण बैठे बैठे 8वीं में वैसे डेफिनेशन पढ़ी है आपने, परिभाषा पढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काम इम्पॉर्टेंट शुरू होता है। आज इसको करके फिर हम ख़त्म करेंगे, कल बाकी हम दूसरा लेक्चर लेंगे। देखो आसन कोण किन्हें कहते हैं? आसन कोण दो कोण होते हैं, दो कोण जोड़ा, दो कोणों का जोड़ा आसन कोण तभी कहलाता है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे दो कोण बेटे बनाए, उनको जरा ध्यान से अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने, हम दो कोणों को देखने के लिए बोल रहे हैं। एक कोण AOB को देखें ढंग से और एक कोण BOC को देखें ढंग से। एक यहाँ से लेके आता है,
इन दोनों कोनों को देखें तो इन दोनों कोनों में आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें देखने को मिल रही होंगी। एक तो इनका अभिनिष्ट, अभिनिष्ट मतलब होता है साझा, अभिनिष्ट नहीं अच्छा लगता तो साझा बोलो, कॉमन। एक तो इन दोनों कोनों का ए ओ बी का भी और बी ओ सी का भी एक साझा शीर्ष है ओ, और एक भुजा ओ बी कोण ए ओ बी में भी आ रही है और बी ओ सी में भी आ रही है। ये ओ बी भुजा, ये ओ बी भुजा, ये सांझी भुजा है, ये भुजा सांझी है, कॉमन है, दोनों में आ रही है। दो चीज़ें, दो विशेषताएं होगी, एक सांझा शीर्ष ओ है, एक सांझी भुजा है ओ बी। अब तीसरी जो स्थिति है, तीसरी जो कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे दो अभिनिष्ट भुजा है या असांझी भुजाएं है। एक है ओ ए भुजा कोण ए ओ बी की भुजा है और ओ सी भुजा कोण बी ओ सी की भुजा है। ओ बी भुजा दोनों में आ रही थी, लेकिन ओ ए और ओ सी भुजा असांझी भुजा है, ये दोनों में नहीं आ रही। ओ ए भुजा केवल कोण ए ओ बी की है, ओ सी भुजा केवल कोण बी ओ सी की है। तो ये जो असांझी भुजाएं हैं, ये सांझी भुजाओं के एक ही ओर स्थित नहीं होनी चाहिए, विपरीत ओर स्थित होनी चाहिए। देखो ओ ए भुजा ओ बी के नीचे स्थित है और ओ सी भुजा ओ बी के ऊपर स्थित है, एक ही ओर स्थित नहीं है ये। तो ये तीन विशेषता, अगर दो कोनों में ये तीन विशेषता है। सबसे पहले एक साझा शीर्ष होना चाहिए, सबसे पहले साझा शीर्ष देखना है, एक सांझी भुजा होनी चाहिए और दो असांझी भुजाएं सांझी भुजाओं के विपरीत ओर स्थित होनी चाहिए। तो ऐसे दो कोनों को हम क्या कहते हैं? आसन कोण, आसन कोण। जैसे इस चित्र में, ऊपर चित्र में ए ओ बी और बी ओ सी जो दो कोण थे वो दोनों आसन कोण थे। इस चित्र में देखते हैं जो हमने अपने नोट्स में बनाया है। देखो सी बी डी कोण देखें, सी बी डी कोण देखें और डी बी ए कोण देखें, इन दोनों कोणों को देखें। इन दोनों कोणों में आप देख सकते हो एक साझा शीर्ष है बी शीर्ष दोनों में आ रहा है, एक सांझी भुजा है बी डी भुजा दोनों में आ रही है, और जो असांझी भुजाएं हैं एक बी सी और बी ए, ये जो सांझी भुजा थी ये वाली, उसके एक नीचे है एक उसके ऊपर है, तो दोनों विपरीत ओर स्थित है। तो इन दोनों कोणों ने तीनों की तीनों स्थितियां स्पष्ट कर दी, मतलब ये दोनों कोण तीनों स्थितियों को मान रहे हैं। तो ये दोनों कोण जो हैं, कौन सा, एक सी बी डी ये वाला कोण और एक कोण डी बी ए ये वाला कोण। देखो इनको दोनों अलग अलग मैंने मार्कर से दिखाया हुआ है, अलग अलग मार्कों से दिखाया हुआ है। देखो एक मैंने लाइन डाली हुई है और यहाँ मैंने दो लाइनें डाली हुई हैं, तो ये दोनों अलग अलग कोणों को दिखाने के लिए होता है। तो इसलिए ये दोनों कोण जो हैं इनका एक साझा शीर्ष है बी, एक सांझी भुजा है बी डी, और जो असांझी भुजा है बी सी और बी ए वो सांझी भुजाओं के विपरीत ओर स्थित है। इसलिए ये दोनों कोण जो है वो क्या कहलाते हैं? आसन कोण, इनको हम आसन कोण बोलते हैं। बेटा यहाँ पे एक तीसरा कोण और आपको यह चित्र में देखने को मिल रहा होगा। देखो अगर इस बी डी भुजा को हटा दें तो यहाँ पे एक कोण बनता नजर आ रहा है सी बी ए, ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है ना। ये कोण दो असांझी भुजाएं बना रही हैं, जो दो असांझी भुजाएं थी उनके बीच का कोण है, ये दो असांझी भुजाओं के बीच का कोण है, दो असांझी भुजाओं के बीच का कोण है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो असांझी भुजाओं के बीच का कोण, दो असांझी भुजाओं के बीच का कोण हमेशा बराबर होता है दो आसन कोणों के योग के बराबर, जो ये दो असांझी भुजाएं बना रही हैं। देखो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, इसको समझो कि आसन कोण को बनाने वाली दो असांझी भुजाओं के बीच का कोण, दो आसन कोणों को बनाने वाली असांझी भुजाओं के बीच का कोण, वो कोण यहाँ पे कौन सा है? सी बी ए, ये वाला, ये कोण हमेशा बराबर होता है, इसका जो माप होता है वो हमेशा बराबर होता है दो आसन कोणों के योग के। मतलब इस पूरे कोण का मान किसके बराबर होगा? सी बी
डी जमा डी बी ए कोण के। अगर ये कोण 30 है और ये कोण 50 है तो ये पूरा कोण जो है वो किसके बराबर आएगा, 80 डिग्री के। अब इसको हम चांदा या डी द्वारा कर सकते हैं, तो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटे, इसको ढंग से समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो आसन कोणों का योग हमेशा बराबर होता है दो इस आसन कोण को बनाने वाली दो असांजी भुजाओं के बीच के कोण के। इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। मतलब कोण सी बी डी और कोण बी डी बी ए, कोण सी बी डी और कोण बी डी ए, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें एक पूरा जो बड़ा कोण बन रहा है, दो असांजी भुजाओं के बीच में जो बन रहा है, असांजी भुजा बी सी और बी ए के बीच जो कोण बन रहा है सी बी ए, इनके योग, इन दोनों का योग इस बड़े कोण के बराबर होगा। ठीक, धन्यवाद बच्चों, आज हम इतना ही काम करेंगे, बाकी